हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरजे ज्ञान क्लासेस में। तो ये है कैसनव बोगी, जो कि फ्रेट स्टॉक या वैगन स्टॉक कह सकते हैं, जिसमें ये बोगी इस्तेमाल किया जाता है। और जो कैसनव बोगी है उसके जितने भी वेरिएंट्स हैं, जब कैसनव बोगी स्टार्ट हुआ उसका मीनिंग क्या होता है, टोटल आपको इसमें डिटेल मिलेगा। कैसे कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी कैसनव बोगी का जो है जनरेशन पर जनरेशन सुधार होते होते अभी कैसनव 22HS या मॉडिफाइड 2 तक पहुंच गया है। वो पूरा गैप कैसे कैसे हुआ वो पूरा आपको डिटेल दिया जाएगा। साथ ही कैसनव बोगी में जितने भी पार्ट्स इस्तेमाल होते हैं सभी का पिक्चर भी आपको दिखाया जाएगा और उसका क्लियरेंस डायमेंशन सब कुछ बताया जाएगा। कोई भी ऐसा पार्ट जो कैसनव बोगी से रिलेटेड है नहीं छूटेगा। अगर कुछ छूटता भी है तो उसको ऑब्जेक्टिव में कवर करके आपको दिया जाएगा, ताकि एक भी क्वेश्चन कैसनव बोगी से किसी भी एग्ज़ाम में नहीं छूटे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो बनाऊँ उसको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो यदि पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो शुरुआत से चलते हैं। जब कैसनव बोगी मतलब माल गाड़ी में जो बोगियाँ इस्तेमाल होती थी वो पहले का क्या होती थी और अब क्या होता है, बीच में क्या होती थी, टोटल शुरू कर देंगे। सबसे पहले कैसनव में कैस का मतलब होता है कास्ट स्टील, और स्नब का मतलब हो गया जो स्नबर स्प्रिंग होता है उसी को स्नब है, और इसी से मिलकर बना है कैसनव। ठीक है, तो लिखा हुआ है द वर्ड कैसनव हैज़ इट्स ओरिजिन फ्रॉम टू वर्ड्स कास्ट एंड स्नबिंग। ठीक है, कास्ट और स्नबिंग से ये बना है। कास्ट का मतलब होता है कास्ट स्टील बोगी है, और स्नबिंग का मतलब इसमें 4 स्नबर बोगी इस्तेमाल किया जाता है, जो साइड फ्रेम के जो कॉलम फ्रिक्शन जो होते हैं ना उसी को टच करके इसका स्नबर स्प्रिंग का 4 स्नबर स्प्रिंग इस्तेमाल किया जाता है। सबसे ज़्यादा हाइट अगर होता है तो स्नबर स्प्रिंग का ही होता है। चलिए, तो यही बात हिंदी में लिखा हुआ है, दोनों लैंग्वेज में बनाया गया है, ताकि बहुत लोगों को हिंदी में दिक्कत है, बहुत लोगों को अंग्रेजी में दिक्कत है। तो दोनों लोगों को ध्यान में रख के इसको बनाया गया है। कैसनव शब्द की उत्पत्ति 2 शब्दों कास्ट और स्नबिंग से हुई है। कास्ट का मतलब हो गया कास्ट स्टील, और स्नबिंग का अर्थ है स्नबर स्प्रिंग से सुसज्जित। ठीक है, पहले जब मालगाड़ी में जो बोगियां इस्तेमाल होती थी उन सब बोगियों के बारे में दिया जा रहा है। ये डायमंड फ्रेम बोगी है। ठीक है, ऐसा बोगी इस्तेमाल किया जाता था, और ये जब पहली बार इस्तेमाल किया गया तो BOB वैगन में इस्तेमाल किया गया। यही डायमंड फ्रेम का दूसरा पिक्चर है। अभी आज के डेट में ये जो बोगियां हैं ये सिर्फ प्रदर्शनी के लिए बड़े बड़े जो प्रोडक्शन यूनिट है रेलवे के या म्यूजियम है उन सब जगह आपको देखने को मिलेगा। ये अभी इस्तेमाल में नहीं है। तो डायमंड फ्रेम बोगी के कुछ क्लियरेंसेस भी हैं, अगर एग्ज़ाम में आता है तो उसको आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभी एक आध दो क्वेश्चन ऐसे भी एग्ज़ाम में आ जाते हैं जिसका आज के डेट में रेलवे से कुछ लेना देना नहीं है। इसी में से एक आध क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, आपको ये सब भी पढ़ना चाहिए। दोनों लैंग्वेज में इसको भी कर दिया गया है। चलिए, तो डायमंड फ्रेम के बारे में वो था। 6 व्हीलेड कास्ट स्टील बोगी भी उसके बाद में आया। BWT वेल वैगन में इसका इस्तेमाल किया जाता था। इसके जो कुछ विशेषताएं हैं वो यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद आए UIC फैब्रिकेटेड बॉक्स टाइप बोगी यूज्ड इन वैक्यूम ब्रेक बोगी स्टॉक में। ये जो है UIC टाइप का है। ये भी थोड़ा सा ओवरऑल आप जान लें, ये सब थोड़ा सा नॉलेज का चीज़ है। हो सकता है एग्ज़ाम से इससे भी एक आध क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, अब वर्तमान में हम लोग चलते हैं। एट प्रेजेंट डायमंड फ्रेम कास्ट स्टील एंड UIC बोगी डू नॉट एग्जिस्ट इन इंडियन रेलवे। अब इसका कोई अस्तित्व नहीं है, सिर्फ ये दिखाने के लिए पहले ज़माने की जो रेल चलती थी। ये है कैसनव बोगी, इसी तरह के होते हैं कैसनव बोगी। ये इसका साइड फ्रेम हो गया। ठीक है, ये बॉलिस्टर हो गया, ये एक्सल व्हील तो हो ही गया, ये ब्रेक बीम हो गया, यहाँ देखिए स्प्रिंग लगता है। और इसका और डीपली हम लोग चलेंगे। ये फ्रिक्शन वेज ब्लॉक है, और बहुत सारे इसके पार्ट्स हैं जो हम दिखाएंगे आपको। चलिए, जो भी लिखा हुआ है उसको हम लोग पढ़ेंगे जरूर ध्यान से। कैसनव बोगी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ब्रिज द गैप इज UIC बोगी। UIC के बीच के गैप को मेंटेन करने के लिए ये कैसनव बोगी का इस्तेमाल किया गया। इट वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन BOI वैगन। जो बक्सन ये कैसनव बोगी है इसका सबसे पहला प्रयोग BOI वैगन में 1972 में किया गया। एंड फाउंड सेफ टू ड्राइव, इसको परीक्षण किया गया और चलने के लिए सुरक्षित पाया गया। एट लीस्ट स्पीड वाज अप टू 110 kmph। 110 किलोमीटर के स्पीड से इसको टेस्ट किया गया। कब किया गया? 1972 में किया गया। किस वैगन पर किया गया? तो BOI वैगन पर किया गया।
ये आपको जानना है। उसके बाद इन 1981 trial were again undertaken on Casnab bogie under Boxen wagon to maintain the main line standard, and its behavior was well within safe limit to 90 kmph speed and was designed as Casnab 22W, where W stand for wide jaw adapter। अब एडाप्टर के बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो उसके बाद जो है 1981 में बॉक्सन में कैसनब बोगी का फिर से परीक्षण किया गया और उसको 90 kmph के स्पीड से परीक्षण किया गया। तब वैगन को जो है अच्छा उस समय अच्छा माना गया और इसको पहली बार नाम दिया गया कैसनब 22W। डब्लू का मतलब होता है वाइड जो एडाप्टर। और जब शुरू में ये इस्तेमाल किया गया कैसनब बोगी तो उसमें जो इलास्टोमेरिक पैड जो होता है, जिसका पिक्चर हमने आपको दिखाया था पिछला वीडियो जो कोटा डिवीज़न का पार्ट 3 बनाया था, उस एडाप्टर का ये इलास्टोमेरिक पैड का इसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता। और अब वाइड जो एडाप्टर का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है, सिर्फ BLC वाले जो बोगी हैं उसी में इसका इस्तेमाल किया जाता है वाइड जो एडाप्टर। बाकी सब में नैरो जो एडाप्टर इस्तेमाल किया जाता है। जो वाइड जो एडाप्टर होते हैं इसका वजन 23 kg होता है, पिछला टेस्ट में भी हमने डाला था। और नैरो जो एडाप्टर के जो वेट होता है वो 12 kg होता है। और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है एडाप्टर के बारे में जो कि आपको अभी दिया जाएगा, और जो भी छूटेंगे उसको जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे उसमें कवर कर दिए जाएंगे। चलिए, इट डिड नॉट हैव EM पैड। जब W हमने आपको वही बताया और वही लिखा हुआ है। साइड बियर ऑल्सो रोलर टाइप, साइड बियर भी इसका रोलर टाइप था और EM पैड नहीं था, इलास्टोमेरिक पैड नहीं था। चलिए, ब्रेक बीम यूज्ड दिस वर्सन नोन एज पॉकेट टाइप था, स्लाइडिंग टाइप या स्लाइडिंग टाइप। द ब्रेक हेड इज इंटरनल पार्ट्स ऑफ ब्रेक बीम एंड स्लाइडिंग इन द पॉकेट प्रोवाइडेड इन द साइड फ्रेम। मतलब ब्रेक बीम जो था पॉकेट प्रकार का था या स्लाइडिंग प्रकार के रूप में जाना जाता था। ब्रेक हेड ब्रेक बीम का अंग था पहले, अभी ब्रेक हेड जो है उसी में अटैच था। साइड फ्रेम में पॉकेट स्लाइड का प्रावधान किया गया था। अभी स्लाइडिंग जरूर है लेकिन उसमें क्या है कि लाइनर दिए जाते हैं, उसमें बहुत तरह के सुधार कर लिए गए हैं जो कि आपको अभी तुरंत आपको पता चलेगा आगे वीडियो में। आफ्टर यूजिंग इट द फॉलोइंग देयर शॉर्ट कमिंग वेयर फाउंड हाई व्हील वेयर। इस तरह का जो बोगी जब चलने लगा तो उसमें कुछ कमियां भी धीरे धीरे देखने को मिलने लगा। इसमें क्या था, हाई वियर फ्लेंज था, मतलब जो उसका व्हील का फ्लेंज है उसमें वियरिंग ज़्यादा हो रहा है, मतलब घिसाव ज़्यादा हो रहा था। और इसी के वजह से ये जो EM पैड है उसको इस्तेमाल में लाया गया था। ठीक है, चलिए उसके बाद रिप्लेसमेंट ऑफ ब्रेक बीम रिक्वायर रिमूवल ऑफ व्हील सेट। जो ब्रेक बीम को यदि बदलना है तो पूरा व्हील सीट को रिमूव करके ब्रेक बीम बदलना जाता था। अभी क्या है, स्लाइडिंग टाइप है, ब्रेक बीम को आराम से खींच सकते हैं और उसको फिर से लगा सकते हैं। उसके बाद लो स्टेबिलिटी है सिग्निफिकेंट वर्टिकल लोड नो शेयर बाय साइड बियरर, मतलब कम स्थिर था साइड बियरर द्वारा। जो ये वर्टिकल जो लोड था वो अच्छी तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता था, वो भी इसका प्रॉब्लम था। चलिए, इसी बात को हिंदी में लिखा हुआ है। टू ओवरकम दिस शॉर्ट कमिंग कैसनब 22W modified to be become कैसनब 22WM। उसके बाद आया कैसनब 22W के बाद आया कैसनब 22WM। M का मतलब हो गया मॉडिफाइड। उसके बाद मॉडिफाइड आया तो W22W के बाद आया 22WM। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद इसी बात को हिंदी में लिखा हुआ है कि कमियों को दूर करने के लिए कैसनब 22W को मॉडिफाइड करके WM बनाया गया। अब WM में क्या विशेषता थी, WM से क्वेश्चन आ सकते हैं। WM के बाद जो है क्वेश्चन बनने शुरू हो गए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसनब 22W वाज मेड कैसनब 22WM बाय मेकिंग सम मॉडिफिकेशंस। अब इसमें क्या मॉडिफिकेशन किया गया जिससे कि W बन गया WM, यह हम लोगों को जाना है। आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं क्या मॉडिफिकेशन किए गए थे। जो भी यहाँ से जुड़े हुए हैं वो सिर्फ मैसेज कर देना है कि ये मुझे PDF चाहिए, मिल जाएगा। रोल नंबर लिखने की अब ज़रूरत नहीं है, नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जो नहीं जुड़े हुए हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो वीडियो के लास्ट में आपको बताया जाएगा कि कैसे हमसे आप जुड़ सकते हैं। चलिए, मॉडिफिकेशन किया गया, EM पैड लगाया गया, ठीक है। W से WM बनाया गया तो EM पैड लगाया गया।
देयर इज़ अ प्रोविज़न ऑफ EM पैड विच प्रिवेंट व्हील वेयर। व्हील वेयर को कम करने के लिए, घिसाव को कम करने के लिए EM पैड लगाया गया। दूसरा मॉडिफिकेशन क्या किया गया, मेटल बॉन्डेड रबर पैड लगाया गया। पहले क्या था, रोलर टाइप जो है साइड बेरर था, अब मेटल बॉन्डेड रबर पैड साइड बेरर बनाया गया। मेंटेन कांस्टेंट कांटेक्ट विथ बॉडी इंश्योरिंग स्टेबिलिटी, ठीक है, निरंतरता बॉडी के साथ संपर्क बनाया रहता था और इससे गाड़ी जो है स्थिर रहती थी। तो इसके लिए क्या किया गया, मेटल बॉन्डेड रबर पैड बनाया गया। अभी तो PU चल रहा है, ठीक है, पॉलीयूरेथेन चल रहा है, उसके बारे में उसका पिक्चर भी दिखाया जाएगा। बस धैर्य से आप आराम से एक एक क्षण जो है वीडियो का देखते रहिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हैंगर टाइप ब्रेक बीम बनाया गया। अभी भी हैंगर टाइप ब्रेक बीम कहीं कहीं देखने को मिल सकता है, लेकिन अब भी हैंगर टाइप नहीं है, अब है स्लाइडिंग टाइप। दो टाइप के ब्रेक बीम चलते हैं बहुत सारे, उसका दोनों का अभी पिक्चर भी आपको दिखाया जाएगा धीरे धीरे एक एक करके। तो हैंगर टाइप ब्रेक बीम असेंबल्ड सेपरेटली थ्रू स्प्रिंग लोडेड ब्रेक शू एडजस्ट व्हेन used with the version from this, the brake beam could be replaced without taking out a wheel set, but due to hanging problem this design was discontinued after the bogie। हैंगर टाइप ब्रेक बीम लगाया तो गया, लेकिन इसमें भी कुछ प्रॉब्लम था। हैंगर टाइप ब्रेक बीम को अलग से स्प्रिंग लोडेड शू एडजस्टर के माध्यम से असेंबल किया, ब्रेक शू एडजस्टर के माध्यम से असेंबल किया गया, लेकिन व्हील सेट को बाहर निकालने के लिए बिना ब्रेक बीम को बदला नहीं जा सकता था। मतलब है कि व्हील सेट को यदि बाहर निकाले बिना ब्रेक बीम को नहीं बदला जा सकता था, और इसकी लटकने की जो समस्या थी, इसके बाद जो है इस डिज़ाइन को भी बंद कर दिया गया। उसके बाद आया कैसनब 22WR, ठीक है, WR हो गया रेट्रोफिटेड। WM के बाद क्या आया, रेट्रोफिटेड। WM से पहले क्या था, कैसनब 22W, ठीक है, W मतलब वाइड जो एडाप्टर। चलिए आगे देखते हैं। दिस इज बेसिकली 22W वर्जन बट सम ऑफ द बेटर डिज़ाइन एक्सेप्ट ऑफ 22WM। यह 22W संस्करण ही था, लेकिन कुछ इससे बेहतर डिज़ाइन करने का प्रयोग किया गया। क्या डिफरेंट रहा, क्या इसमें डिज़ाइन चेंज किया गया, ये देखिए। यूज़ ऑफ इलास्टोमेरिक पैड विथ एडाप्टर, एडाप्टर के साथ इलास्टोमेरिक पैड इसमें इस्तेमाल किया गया। यूज़ ऑफ कांस्टेंट कांटेक्ट मेटल बॉन्डेड इलास्टोमेरिक इन साइड बेरर हाउसिंग, कांस्टेंट कांटेक्ट इलास्टोमेरिक जो है पैड इस्तेमाल किया गया। इस तरह का ऐसे होता है वो कांस्टेंट कांटेक्ट वाला, ठीक है। उसके बाद एडाप्टर के साथ इलास्टोमेरिक पैड का इस्तेमाल किया गया और कांस्टेंट मेटल बॉन्डेड जो है रबर पैड का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद आया जब कैसनब 22WR का जो समय बीत गया, उसके बाद आया कैसनब 22NL। NL में क्या खासियत था, ये हम लोग जानते हैं। कैसनब 22WL इंट्रोड्यूस विथ नैरो जो एडाप्टर एंड इलास्टोमेरिक पैड। इसमें क्या है कि NL का मतलब हो गया, N से हो गया नैरो जो एडाप्टर, और इलास्टोमेरिक पैड के साथ इसका इस्तेमाल किया गया। उसके बाद NL के बाद आया NLB। NLB में क्या है, NLB का जो जब आया तो उसको यूज़ किया गया बॉक्सन में, BCN में, BCNA में, BOBRN में, BOBR में, BRNA, BTPN, ठीक है, इस तरह के BOY, इस तरह के वैगन में इसको इस्तेमाल किया गया। दिस वर्जन इज सिमिलर टू 22NL वर्जन एक्सेप्ट बोलेस्टर, द शेप ऑफ बोलेस्टर इज फिश बेली। NLB में B का मतलब है फिश बेली, ठीक है, N का मतलब है नैरो जो एडाप्टर। तो NLB हो गया, NLB आ गया। अब NLB जो अभी भी वर्तमान में चल रहा है, खूब चल रहा है, और इससे खूब क्वेश्चन आते हैं NLB से। तो बोलेस्टर को वही बात हिंदी में लिखा हुआ है। NL और NLB का दोनों का एक ही जैसा था, सिर्फ इसमें है कि वेट इसका कम करने का कोशिश किया गया, कुछ मटेरियल को जो है कम ज़्यादा करके, ठीक है, ऐसा किया गया। डायमेंशन और कंपोनेंट के संबंध में NLB संस्करण के समान ही है, ठीक है। ये उसका जो वज़न है 5.125 टन है, वहीं जो बाद में NLB जो बाद में जो वर्जन आया वो 5.5, पहले वाला जो था NL का वो 5.5 टन था, और NLB का हो गया 5.125 टन। चलिए अब हम लोग देखते हैं HS, जो कि अभी भी वर्तमान में खूब चल रहा है।
इसका इस्तेमाल बॉक्स एनएचएस में, बीसी एनएचएस में, बीसीएन एएचएस में, बीआर एनएचएस में, बीओबी में, बोस्ट में, बॉक्स एनएचएल में, बॉक्स एनएलडब्ल्यू में और अन्य कई वैगनों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कैसनब 22HS बोगी हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर हाई स्पीड ऑपरेशंस विथ मैक्सिमम परमिटेड स्पीड अप टू 100 kmph। ठीक है, एचएस का मतलब हो गया हाई स्पीड, हाई स्पीड ही इसका ये वर्जन है जो कैसनब 22HS है और अभी खूब चल रहा है। द साइड फ्रेम, इलास्टोमेरिक पैड, सेंटर पिवोट लॉक एडाप्टर आर सिमिलर टू एनएलबी वर्जन। एनएलबी के वर्जन से ही के समान ही है, यानी कि नैरो जो है अभी तक के नैरो जो से और कोई मॉडिफाइड होकर एडाप्टर नहीं आया है, लेटेस्ट वही चल रहा है नैरो जो एडाप्टर। द बोलिस्टर इज मोस्टली सेम एज एनएलबी के समान ही बोलिस्टर लगभग रखा गया, एक्सेप्ट ऑफ आउटर गिब ओपनिंग एंड हाई डायमीटर स्पाइगोट फॉर द स्प्रिंग सेट। जो स्पाइगोट होता है जिस पर कि स्प्रिंग रखा जाता है उसको थोड़ा सा हाई डायमीटर मतलब ज़्यादा डायमीटर वाला बनाया गया और स्प्रिंग का अरेंजमेंट थोड़ा चेंज किया गया और इस तरह से बन गया कैसनब 22HS। आउटर गिव ओपनिंग हैज़ इंक्रीज्ड, आउटर जो जीब था, गिब नहीं जीब उसको बोलते हैं जीब, वो 241 mm से 234 mm, ठीक है, एनएलबी टाइप। दिस साइड बियर्ड यूज विद इन द वर्जन इज स्प्रिंग लोडेड कॉन्स्टेंट कॉन्टैक्ट टाइप साइड बियर्ड, इसमें भी इस्तेमाल किया गया, उसी को हिंदी में लिखा हुआ है। बोगी अधिकतम अनुमत गति के साथ उच्च गति संचालन 100 kmph प्रति घंटे के लिए विकसित किया गया। साइड फ्रेम, इलास्टोमेरिक पैड, सेंटर पिवोट लॉक, ये भी जो भी है वो रखा गया। और कौन सी बोगी किस वैगन में इस्तेमाल होता है ये लिखा हुआ है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके इसको आप याद कर सकते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट लेके आप याद कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं पार्ट्स का डेफिनेशन करने। चलिए, तो ये है कैसनब बोगी, इसमें कुछ और पार्ट्स छूटे हुए हैं जो कि आपको अभी दिखाए जाएंगे। ये साइड फ्रेम है दोनों, ये बोलिस्टर है, ये दोनों व्हील एक्सल हैं और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं जो दिखाए जाएंगे। अब हम क्लीयरेंस भी लगे हाथों शुरू कर देते हैं। डिस्टेंस बिटवीन जनरल सेंटर और बिटवीन टू साइड फ्रेम, जनरल सेंटर या टू साइड फ्रेम की जो बीच की दूरी है, ठीक है, ये वाला यहाँ से यहाँ के बीच की जो दूरी है वो होता है 2260 यानी 2260। ये डायगोनल डिस्टेंस जो होता है, ये डायगोनल डिस्टेंस होता है 3018 यानी 3018। चलिए, तो हम लोग क्या डायगोनल डिस्टेंस देखा, डायगोनल डिस्टेंस जो होता है वो 3018, ठीक है, +-4 या +-5 या +-4.5 भी आपको देखने को मिलेगा, तो आप ऑप्शन के अनुसार उसको लगाएंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन एकदम 100% आने वाला हो गया, ठीक है। जो भी यहाँ से जुड़े हुए हैं वो PDF तो ले ही लेंगे, बहुत मेहनत लगता है इसे PDF बनाने में, इस बात को ध्यान रखिएगा। शेयर नहीं कीजिएगा, यदि आपका एग्ज़ाम हो गया हो या आपका रिजल्ट हो गया हो भी किसी कंडीशन में शेयर नहीं कीजिएगा, कि जो भी हमसे जुड़े हुए होते हैं बहुत हमको उस पर उम्मीद रहता है और उनका भी हमारे पर बहुत उम्मीद रहता है। मटेरियल शेयर होगा तो फिर रिजल्ट रुक जाएगा अपने लोगों को, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जो भी हैं जिनका भी यहाँ से रोल नंबर है, जब तक आप रिजल्ट नहीं लाते हैं तब तक पूरे PDF पर आपका अधिकार है, लेकिन शेयर नहीं करना है, सिर्फ आपके लिए है ये। चलिए आगे देखते हैं। डायगोनल डिस्टेंस देख लिया, जर्नल डिस्टेंस देख लिया। डिस्टेंस बिटवीन साइड बियर्ड के बीच की दूरी है 1474 यानी कि 1474 mm का डिस्टेंस है साइड बियर्ड का। व्हील बेस जो है 2000 ±5 mm, ठीक है, व्हील बेस याद रखिएगा, ये तो बहुत ही कॉमन सा है, बहुत एग्जाम में पूछा भी गया है। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि कौन सा क्या पार्ट्स होता है। ये तो साइड फ्रेम है, आपने जान लिया, ठीक है, तीर सब पर बनाया हुआ है। साइड फ्रेम फ्रिक्शन लाइनर, ये जो साइड फ्रेम है, इस साइड फ्रेम, इसमें फ्रिक्शन लाइनर लगाया जाता है, इस तरह का एक प्लेट लगा रहता है, प्लेट, और जो सिलिकॉन मैग्नीज से बना हुआ प्लेट होता है, ये साइड भी लगता है, ये साइड भी लगता है, ठीक है। चलिए हो गया। उसके बाद साइड फ्रेम कॉलम फ्रिक्शन प्लेट, इसी को साइड फ्रेम कॉलम फ्रिक्शन प्लेट बोला जाता है, जिसको कि सिलिकॉन मैग्नीज से बना हुआ होता है और उसी को लाइनर बोला जाता है। उसके बाद साइड फ्रेम फ्रिक्शन वेज ब्लॉक, जो यहाँ ये जो रखा हुआ है, जिसको कि हमने कुछ नहीं किया है, ये फ्रिक्शन वेज ब्लॉक 2 रखा हुआ है। जैसे ही बोगी पुरानी बोगी रिपेयर के लिए आती है तो उसका स्प्रिंग निकाल दिया जाता है और जो इसका फ्रिक्शन वेज ब्लॉक है वो उसी में छोड़ दिया जाता है, ताकि यदि उसकी जांच की जाए, यदि वो सही है, उसका डायमेंशन सही है, उसका डायमेंशन कितना होता है,
वो भी आगे वीडियो में आपको पता चलेगा। तो ये डायमेंशन कितना होता है ये आपको इसके लिए रख दिया जाता है। तो ये हो गया फ्रिक्शन वेज ब्लॉक। उसके बाद साइड फ्रेम कॉलम साइड, साइड फ्रेम कॉलम साइड ये वाला है, ये साइड फ्रेम कॉलम ये फ्रिक्शन लाइनर है या प्लेट है, इसके बाद साइड फ्रेम कॉलम साइड है। तो ये आपने जान लिया कि ये जो कैसनप बोगीज होते हैं और जो ऊपर का पार्ट्स है उसको कहा जाता है पेडेस्टल। याद रखिएगा ऊपर के जो पार्ट्स हैं दोनों साइड फ्रेम कॉलम फ्रिक्शन प्लेट के ऊपर का जो ये होता है वो होता है उसका पेडेस्टल कहा जाता है और उससे क्वेश्चन भी आएंगे। चलिए हमने पार्ट्स तो जान लिया, उसका आप क्लियरेंस देखते हैं। साइड फ्रेम कॉलम साइड्स न्यू साइज में, न्यू जो इसका होगा 216 mm होगा, जो इसका कंडेमनिंग साइज होगा या वॉर्न साइज होगा 206 mm होगा, 206 mm और वियर लिमिट होगा 10 mm। ठीक है। साइड फ्रेम एंड रोटेशन लग, साइड फ्रेम और रोटेशन लग के बीच का जो होगा वो न्यू में 522 mm होगा, कंडेमनिंग होगा 528 mm, यानी बड़ा हो जाता है साइज इसका कंडेमनिंग मतलब चलते चलते, और वियर लिमिट होगा 6 mm। बॉलस्ट्रम कॉलम जीब जो होता है WM में या NLB बोगी में वो न्यू में होता है 234 mm और ROH के समय होगा 240 mm और वॉर्न कंडीशन में या कंडेमनिंग कंडीशन में 244 mm यदि हो जाता है तो उसको कंडेम माना जाएगा। बॉलस्टर कॉलम जीब, ठीक है, ये ऑल बोगी में न्यू में 241 mm होगा, ROH के समय 247 mm होगा और वॉर्न कंडीशन में 251 mm होगा। WM के लिए अलग है और अदर बोगी के लिए अलग इसका डायमेंशन है बॉलस्ट्रम कॉलम जीब का। लॉन्गिट्यूडनल क्लियरेंस पूछेगा साइड फ्रेम एंड एक्सल बॉक्स एडाप्टर के बीच कैसनप 22 या NLB या HS में तो 9 mm होगा, तीनों में एक ही होता है क्लियरेंस 9 mm। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं ये वाला पार्ट। ये वाला जो पार्ट है इस ऊपर वाला को इसमें भी पेडेस्टल क्राउन रूफ ही कहा जाता है, पेडेस्टल ही कहा जाता है। इसको बोला जाता है पेडेस्टल जॉ, ठीक है, पेडेस्टल जॉ। और ये इधर भी हो गया पेडेस्टल जॉ, ठीक है। पेडेस्टल क्राउन रूफ ये ऊपर वाला हो गया। पेडेस्टल साइड्स ये हो गया क्राउन रूफ के ठीक इधर वाला पेडेस्टल साइड हो गया और पेडेस्टल क्राउन साइड हो गया ये इधर वाला हो गया, देखिए ये वाला, ठीक है। ये आपने देखा होगा जो साइड फ्रेम है उसके लास्ट में ये वाला आपको देखने को मिलेगा और उधर एक और बोगी वहाँ रखा हुआ है उसमें भी सेम पिक्चर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग इसका क्लियरेंस जानते हैं। साइड फ्रेम कॉलम फ्रिक्शन प्लेट न्यू 10 mm रहेगा और वॉर्न कंडीशन में 6 mm होगा। वियर लिमिट इसका 4 mm होगा। मैग्नीज स्टील का बना हुआ होगा, ठीक है। साइड फ्रेम कॉलम फ्रिक्शन प्लेट। उसके बाद पेडेस्टल क्राउन रूफ ऊपर वाला जो होगा 22 NLB या HS में न्यू में 323 mm होगा। वॉर्न या कंडेमनिंग कंडीशन 328 के बाद हो जाएगा। वियर लिमिट इसका 5 mm है, ठीक है। उसके बाद पेडेस्टल क्राउन साइड 22 NL या NLB या HS में न्यू में 81 mm होगा। वॉर्न कंडीशन में 77 mm होगा और वियर लिमिट इसका 2 mm बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइड 2 mm। आगे देखते हैं। डिस्टेंस बिटवीन आउटर एंड इनर पेडेस्टल जॉ, आउटर पेडेस्टल जॉ और इनर पेडेस्टल जॉ के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो आपको पेडेस्टल जॉ शॉर्ट कैसनप 22 NLB न्यू में 190 mm होगा और वॉर्न कंडीशन में 190 mm होगा। वियर लिमिट इसका 4 mm होगा बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइड 4 mm। उसके बाद पेडेस्टल जॉ जो होगा, अभी आपको कुछ नए टर्म्स दिख रहे होंगे, धीरे धीरे आपको वो भी क्लियर होंगे। वीडियो में सिर्फ आपको बने रहना है, ध्यान से सुनना है। तो ये शॉर्ट केस में होगा, ये लॉन्ग वाला में है। पेडेस्टल सेम बोगी है न्यू में 236 mm, वॉर्न कंडीशन में 244 mm और वियर लिमिट 4 mm होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए बॉलिस्टर है। बॉलिस्टर एक एक पार्ट को हमने उठाया है और एक एक पार्ट के बारे में पूरा अच्छी तरह से बताया है। ये बॉलिस्टर है और ये जो साइड बीरर है ये ग्रीन है और ये ऐसे ही है। तो इसका क्या मतलब है, ये जो है M2 बोगी मॉडिफाइड 2 बोगी में इस तरह के साइड बीरर इस्तेमाल होते हैं और इसमें स्प्रिंग वाला साइड बीरर इस्तेमाल होता है और स्प्रिंग का 2 उसमें स्प्रिंग लगते हैं, एक इनर स्प्रिंग और एक आउटर स्प्रिंग, और जो ग्रीन ये दिखा हुआ उसी तरह का इसका कैप भी होता है, ठीक है। तो क्या है, स्प्रिंग लोडेड साइड बीरर है। ये क्या है, पॉलीयूरेथीन पैड साइड बीरर है, ये वाला पॉलीयूरेथीन साइड बीरर है। और ये क्या है, सेंटर पिवोट है। ये फ्लैट टाइप सेंटर पिवोट है और ये स्फेरिकल सेंटर पिवोट है,
दोनों आपको सेंटर पिवोट देखने को मिलेगा। ये जो है बॉक्सन एचएल में या बूस्ट एचएल ये सब तक ये सब का है। बूस्ट या बॉक्सन एचएल में ये इस्तेमाल होता है। इस बॉक्सन एचएस बोगी को मॉडिफाइड करके इस तरह के बनाए जाते हैं जो फ्लैट सेंटर पिवोट होता है। ये देखिए जो स्फेरिकल ये बॉटम सेंटर पिवोट है, और जो वैगन होते हैं उसमें भी एक सेंटर पिवोट होता है जिसको टॉप सेंटर पिवोट कहता है। और ये जो आपको रॉड दिख रहा है ये इसमें जाएगा, इस रॉड में, और क्या है बोगी पर इसी तरह वैगन स्थिर रहेगा। ठीक है, तो बॉटम सेंटर पिवोट, टॉप सेंटर पिवोट आपने देख लिया। जो बॉटम सेंटर पिवोट है उसका डेप्थ 40 mm होता है और उसका डाया होता है 334। ये भी आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं, ये बॉलिस्टर है। बॉलिस्टर में देखिए ये सेंटर पिवोट है, आपको मालूम है। साइड बेयर बता दिया आपको, ये भी है। ये पॉकेट फॉर फ्रिक्शन बेस शू, आपको फ्रिक्शन बेस ब्लॉक जो हमने बताया था उसी के लिए ये पॉकेट बनाया गया है। ये दोनों 4 होता है, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। 4 फ्रिक्शन बेस ब्लॉक लगेंगे और वो स्नबर स्प्रिंग से बिल्कुल टच में रहते हैं। ये फ्रिक्शन बेस ब्लॉक हो गया। ये देखिए पीयू पैड का ये सामान है, ये पीयू पैड का सामान है। ये पॉलिस्टर के जो यहाँ लगा हुआ है, आपने थोड़ा सा इधर करते हैं उसको बाद पता चलेगा। ये जो पार्ट है यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। और इसमें क्या है, यदि एचएस बोगी है, हाई स्पीड बोगी है, तो इसमें ये जो रखा हुआ है रबर रिंग जो रखा हुआ है, ये पहले एक रबर रिंग देंगे, ठीक है, फिर इसमें ये डालेंगे ये आयरन, फिर एक रबर रिंग देंगे, पहले रबर रिंग फिर आयरन, फिर रबर रिंग फिर आयरन फिर रबर रिंग, ऐसे होता है। 3 रिंग्स होता है। और 3 रिंग्स किसी में होता है, किसी में 2 रिंग्स होता है। आपने सुना होगा कि 2 रिंग्स का, हमने टेस्ट में ये क्वेश्चन भी डाला था तो आपको नया लगा होगा, लेकिन अभी आप समझ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। 3 रिंग्स जो है उसका डाया अलग होता है और 2 रिंग्स का डाया अलग होता है। जो हाई स्पीड बोगियाँ हैं उसमें 3 रिंग्स का इस्तेमाल होता है। पहले रिंग्स फिर आयरन, फिर रिंग्स फिर आयरन फिर रिंग्स, ठीक है। तो इस तरह से इस्तेमाल होते हैं। और उसके बाद पहले रिंग्स लगाने से पहले ये जो प्लास्टिक का कैप दिख रहा है ये इसमें लगाया जाता है। ऑलरेडी इसमें लगा हुआ है और आप देख भी सकते हैं लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले ये लगाएंगे, उसके बाद ये लगाएंगे, ठीक है। 3 रिंग्स लगाएंगे, उसके बाद इस कवर से इसको ढक देंगे, ठीक है। और उसके बाद ये कैप लगाएंगे। ये कैप में ऑलरेडी कवर लगा हुआ है। यदि कैप लगा रहे हैं तो बिना कवर पहले से कैप लगा दिया तो इसमें कैप लगा के कवर लगाने की ज़रूरत नहीं है। यदि कैप नहीं लगा हुआ है तो इसमें कैप लगा के ये कवर लगा सकते हैं। ये तो हो गया एचएस का। यदि एनएलबी बोगी है, ठीक है, जिसका ब्लैक होता है, ये स्प्रिंग का ये कलर ब्लैक होता है, उसमें क्या है कि एक आयरन आता है, ठीक है। और उसके बाद एक रिंग्स आता है, फिर ये वाला लोहा लगाएंगे, फिर रिंग्स लगाएंगे, और उसका जो हाइट होता है वो अलग होता है। अभी आपको बताया जाएगा। चलिए, आपने इतना जान लिया। ये जो फ्रिक्शन बेस ब्लॉक है ये यहीं पर फिट होता है, थोड़ा और नज़दीक से आपने देख लेना है। और बॉलिस्टर जो लैंड सरफेस है वो ये वाला है, यहाँ आपको दिख रहा है। और रोटेशन जो स्टॉप लॉग होता है यही है, रोटेशन स्टॉप लॉग, ठीक है। चलिए, बॉलिस्टर पॉकेट स्लोप सरफेस का जो लाइनर होता है 35 प्लस माइनस 35 डिग्री का स्लोप होता है, 35 डिग्री का स्लोप होता है। उसके बाद आगे देखते हैं, कुछ डायमेंशन देखते हैं। बॉलिस्टर पॉकेट का लाइनर जो होता है न्यू में 8 mm होता है, और इसमें 3 mm अगर घिस गया तो ये कंडम हो जाएगा। इसका वियर लिमिट 3 mm है और 5 mm इसका वियर लिमिट है। उसके बाद बॉलिस्टर लैंड सरफेस है, न्यू में 44 mm का इसका ये होता है डाया, और उसके बाद 430 mm हो गया, ठीक है, यानी 3 mm घिस गया तो ये कंडम हो गया। उसका रोटेशन स्टॉप लग जो हमने आपको अभी दिखाया वो 518 mm का होता है न्यू में, और वन कंडीशन में 512 mm का हो जाता है। 3 mm का इसका वियर अलाउ है। आप कहेंगे 3 mm क्यों है, तो बोथ साइड 3 mm होता है, दोनों मिलाकर हो गया 6 mm। बॉलिस्टर कॉलम जीप जो है आउटर होता है 234 mm, और ये वन कंडीशन में 244 mm, 5 mm वियर लिमिट है, ठीक है। और एक और दूसरी प्रकार की बोगी के लिए ये डायमेंशन दिया हुआ है जो हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। बॉलिस्टर कॉलम गिव इनर का भी है, जीब उसको बोलते हैं, 130 mm है न्यू में, और कंडेमनिंग 146 है, और 5 mm का वियर लिमिट है। जो डायमेंशन इधर बड़ा हो गया, इधर से इधर, समझिए कि वो जो है ना वो बढ़ जाता है, और वो बढ़ गया तो गड़बड़ हो गया। जैसे
आपने देखा होगा डीप फ्लेंज, उसी तरह का ये भी है। चलिए कुछ और क्लियरेंस है, क्लियरेंस को साथ में लेके चलना चाहिए, क्योंकि कुछ याद। एडाप्टर जो है, एडाप्टर, वो एडाप्टर पहले आप देख लीजिए, उसके बाद हम इसके बारे में कुछ बताएंगे। ये रहा एडाप्टर, ठीक है। एडाप्टर ये है जो कि कैसनब बोगी का जो बेयरिंग होता है CTRV, ठीक इसके ऊपर ये लगा हुआ था। ये जो बना हुआ है शोल्डर, ये CTRV पर ये स्थिर हो जाता है। तो एडाप्टर का जो ये वाला पार्ट है उसको कहा जाता है एडाप्टर साइड, ये वाले को एडाप्टर साइड कहा जाता है। उसके बाद ये जो है क्राउन लग इसको बोला जाता है। क्राउन, क्राउन से याद रखिएगा, जो ICF कोचेज जो होते थे उसमें बॉलिस्टर का जो एक्सल बॉक्स जो होता था वहाँ पर जो इसी तरह का होता था सरफेस, और उसको क्राउन कहा जाता था। और ये भी उसी तरह का है, तो इसको क्राउन से याद रखिएगा। ये क्राउन लग है, ये क्राउन सीट है, ठीक है। और ये साइड लग्स हैं, दोनों साइड लग्स, ठीक है। ये देखिए क्राउन लग, क्राउन सीट, साइड लग। चलिए अब हम लोग उसका कुछ देखते हैं, क्लियरेंसेस देखते हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एडाप्टर जो थर्ड शोल्डर है उसका, ये वाला जो हमने बताया, वो 0.7 mm इसमें वियर लिमिट्स है। एडाप्टर का क्राउन सीट है वो 3.5 mm वियर लिमिट है। एडाप्टर साइड्स है 3 mm वियर लिमिट्स है। साइड फ्रेम कॉलम साइड्स है 5 mm है। पेडेस्टल क्राउन रूफ, वो तो हमने आपको शुरू में बता ही दिया कहाँ होता है, और उसको 5 mm वियर लिमिट्स है। पेडेस्टल क्राउन रूफ का 5 mm, पेडेस्टल साइड का 2 mm, और बॉलिस्टर लाइनर का वियर लिमिट 5 mm है, जैसा कि हमने बताया था अभी तुरंत 5 mm इसका है। बॉलिस्टर्म कॉलम साइड्स का इनर आउटर का 5 mm है। उसी तरह एडाप्टर क्राउन लग्स का 4 mm है। एडाप्टर साइड लग्स 3 mm है। साइड फ्रेम कॉलम फ्रिक्शन प्लेट ये 4 mm है। साइड फ्रेम एंटी रोटेशन लग 3 mm है। पेडेस्टल क्राउन साइड्स 4 mm है। पेडेस्टल जॉ 4 mm है, और बॉलिस्टर लैंड सरफेस 3 mm है। इतना क्लियरेंस आपको याद रखना है। चलिए हम लोग और थोड़ा और गहराई में डूबते हैं। लॉन्गिट्यूडनल क्लियरेंस बिटवीन एंटी रोटेशन लग एंड बॉलिस्टर कैसनब NL और NLB बोगी में या HS में 4 mm होता है। और लॉन्गिट्यूडनल क्लियरेंस होता क्या है ये आपको जानना है। देखिए पिक्चर है, ये है लॉन्गिट्यूडनल क्लियरेंस, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल ये अंदर से, ये जो साइड फ्रेम है इसके अंदर बॉलिस्टर, ये जो साइड फ्रेम का एंटी रोटेशन लग होता है और बॉलिस्टर के बीच का जो गैप, ये जो गैप है इसी को कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल क्लियरेंस, ठीक है। और जो कि 4 mm है, ठीक है। ये क्लियरेंस है। बॉलिस्टर स्टॉपर जो है ना वो है, और एंटी रोटेशन लग है जो भी पिक्चर में है, आप देख सकते हैं। चलिए इसमें और थोड़ा अच्छी तरह समझते हैं। लॉन्गिट्यूडनल क्लियरेंस साइड फ्रेम एंड बॉलिस्टर 22 NL NLB HS। साइड फ्रेम और बॉलिस्टर के बीच, साइड फ्रेम कौन सा है, ये है साइड फ्रेम आपका, और ये है बॉलिस्टर। इसके बीच का लॉन्गिट्यूडनल क्लियरेंस क्या है, ये वाला ये जो स्टॉपर लग है बॉलिस्टर का और ये साइड फ्रेम है, इसी का बीच का जो ये गैप बन रहा है उसी को लॉन्गिट्यूडनल क्लियरेंस कहते हैं। ये लेटरल क्लियरेंस हुआ, लॉन्गिट्यूडनल क्लियरेंस ये वाला हुआ अंदर वाला। तो वो लॉन्गिट्यूडनल जो क्लियरेंस है वो 6 mm है, और लेटरल क्लियरेंस साइड फ्रेम और बॉलिस्टर का जो है वो है 25 mm, और NL और NLB में 18 mm है, और HS में 25 mm है। चलिए आपको NL को भी ध्यान नहीं रखना है, NLB और HS दो ही बोगी पर ज़्यादा फोकस करना है। अब देखिए एडाप्टर तो हमने आपको कुछ देर पहले दिखाया। BLC वैगन में वाइड जो एडाप्टर यूज होता है, इतना याद रखिएगा। ये नैरो जो एडाप्टर है, ये नैरो जो एडाप्टर है, सबके जो है एडाप्टर साइड्स हैं, क्राउन लग हैं, क्राउन सीट हैं, साइड लग हैं, जो भी है आपको दिखाया गया है। अंदर का पार्ट्स देखिए, एडाप्टर बोर है, ये एडाप्टर बोर। थर्स्ट शोल्डर ये वाला है, ठीक है, और एडाप्टर का शोल्डर ये वाला है, वही थर्ड शोल्डर हुआ। एडाप्टर बोर इसमें भी है, अलग से दिखाया गया है पिक्चर में। साइड लग जो हमने बताया था ये वाला है। एडाप्टर का साइड्स है ये, और क्राउन सीट ये है, और ये क्राउन दोनों क्राउन लग है जो हमने आपको बताया था। चलिए एडाप्टर के बारे में हमने जब पिक्चर देख लिया तो उसका क्लियरेंस भी जान लेते हैं। एडाप्टर क्राउन लग्स वियर लिमिट 4 mm बोथ साइड, ठीक है। एडाप्टर क्राउन लग्स नैरो जो का क्लियरेंस है, क्राउन लग वाइड जॉ का क्लियरेंस है,
वाइड जो सिर्फ BLC में ही इस्तेमाल होता है, लेकिन ये इस्तेमाल तो हो रहा है रेलवे में, इसलिए उसको भी याद रखना है। बाकी क्लियरेंस आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। पूरे एक एक करके जो है ना किताबों की तरफ पढ़ना भी उचित नहीं है, आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके उसको याद कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गया इलास्टोमेरिक पैड, ठीक है। इसका जो थिकनेस होता है ये वाला, ये न्यू में होता है 46 mm और कंडेमनिंग 42 mm तक हो जाता है। ये एडाप्टर थर्ड शोल्डर का वियर लिमिट तो पहले भी हमने बताया था, फिर से आपको 0.7 में याद रखिएगा। तो ये तीन पिक्चर आपको दिखाए गए हैं EM पैड का, इलास्टोमेरिक पैड का, और ये कुछ क्लियरेंस है जो कि एग्ज़ाम में खूब आते हैं इससे प्रश्न, तो ये सब आपको देख लेंगे। इसमें LCCF20C जो बोगी होते हैं वो भी इसमें शामिल है। उसके बाद साइड फ्रेम का वेट भी अगर आपसे पूछ सकता है तो 430 प्लस माइनस 4.5, जो 430 का 5.5% है वही प्लस माइनस में इसका टॉलरेंस है, ठीक है। बॉलिस्टर का वेट 565 kg प्लस माइनस क्या है 4.5%, इसका 4.5% जो होगा वही इसका टॉलरेंस है। ब्रेक बीम का भी 430 kg है। ब्रेक बीम जो है ये 430 kg इसलिए दिया है कि पहले वाले जो ब्रेक बीम होते थे ऐसे, तो अब इसमें खाली जगह रहता है ना, पहले पूरा कवर्ड रहता था, ठीक है। तो उस ज़माने का ब्रेक बीम का क्लियरेंस दिया है। आपको उस ब्रेक बीम का पिक्चर भी दिखा दिया जाता है। ये देखिए इस तरह से था, इसलिए पहले वज़न ज़्यादा होता था। तो ये जो है पुराना डाटा है, ये आपको याद करना नहीं है। चलिए ये देखिए हम लोग शुरू करते हैं बॉलिस्टर का। लेटरल जो क्लियरेंस है साइड फ्रेम बॉलिस्टर NLB में जो 25 मैंने बताया था, ये यही वाला है, ये वाला, ठीक है। ये देखिए ये वाला। चलिए आगे देखते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल क्लियरेंस दे है ये वाला होता है। जो बॉलिस्टर जो साइड फ्रेम का फ्रिक्शन लाइनर है ये है, ठीक है, फ्रिक्शन लाइनर है, और अंदर से एक बॉलिस्टर आया और इसके बीच का जो ये गैप बन रहा है इसी को कहा जाता है लॉन्गिट्यूडिनल क्लियरेंस, ठीक है। बिटवीन साइड फ्रेम एंड बॉलिस्टर 6 mm होता है, 3 mm एक साइड, 3 mm एक साइड, 6 mm। आगे देखते हैं। अब एडाप्टर और पेडेस्टल के बीच, साइड फ्रेम पेडेस्टल और एडाप्टर के बीच भी एक क्लियरेंस बनता है जो नज़दीक से आप यहाँ देख सकते हैं। एक होता है लेटरल क्लियरेंस, ठीक है, साइड फ्रेम पेडेस्टल के बीच जो 16 mm होता है, 8 mm एक साइड, 8 mm एक साइड, ठीक है, जो इस प्रकार से है। ये आप देख सकते हैं, थोड़ा और आपको नज़दीक में दिखाया जाए। ये देखिए ये जो अंदर का ये गैप है यही आपका गैप है। क्या है ये है लेटरल क्लियरेंस। साइड फ्रेम और पेडेस्टल जो होता है, पेडेस्टल ऊपर का जो ये साइड फ्रेम है इसके ऊपर का जो भाग है उसी को पेडेस्टल कहा जाता है। वो 8 mm एक साइड, 8 mm एक साइड, 16 mm होता है। और लॉन्गिट्यूडिनल क्लियरेंस होता है ये वाला, ये जो गैप बना, तो ये होता है 4.5 mm एक साइड और 4.5 mm दूसरा साइड, टोटल हो गया 9 mm। ऑप्शन में साइड नहीं लिखता है, 4.5 ही लिखा हुआ है तो वही आप आंसर लगा दीजिएगा। नहीं है 9 लिखा हुआ है तो 9 भी लगा सकते हैं। अब साइड फ्रेम और एंटी रोटेशन लग, इसके बीच का जो क्लियरेंस, जो बोगी फ्रेम है उसमें होता है एंटी रोटेशन लग, ठीक है, जो ये वाला है। और साइड फ्रेम क्लियरेंस बिटवीन साइड फ्रेम एंटी रोटेशन लग और बॉलिस्टर रोटेशन स्टॉपर लग, ये है बॉलिस्टर रोटेशन स्टॉपर लग। और इसके बीच का जो ये क्लियरेंस बन रहा है उसी को बोला जाता है क्लियरेंस बिटवीन साइड फ्रेम एंटी रोटेशन लग एंड बॉलिस्टर रोटेशन लग स्टॉप लग। 2 mm एक साइड, 2 mm एक साइड, टोटल होता है 4 mm इधर एक साइड और इसके दूसरे साइड इधर भी होगा 2 mm, तो हो जाएगा 4 mm। चलिए इतना तो हमने जान लिया। ये है ब्रेक बीम। अब हम लोग देखते हैं, अभी जो है वर्तमान में ये वाला ब्रेक बीम कंटिन्यू चल रहा है। स्कॉट जो या तो BM-BS या स्कॉट जो होते हैं उसके ब्रेक बीम अलग होते हैं, उसका भी आपको पिक्चर दिखाया जाएगा। देखिए ये ब्रेक ब्लॉक हो गया और ये ब्रेक बीम हो गया। ये देखिए ये कैविटी गाइड है, ठीक है, पॉकेट लाइनर मेड फ्रॉम ये जो इसका पॉकेट लाइनर है ये सिलिकॉन मैग्नीज, ये जो है ना ये सिलिकॉन मैग्नीज स्टील से बना हुआ होता है। पूछ सकता है आपको। न्यू थिकनेस इसका कुछ कहीं 8 mm कहीं 5 mm बोलता है, ठीक है, तो दोनों आप याद रखिएगा।
3 mm का वियर लिमिट दोनों में है, 8 mm हो या 5 mm हो, दोनों में वियर लिमिट 3 mm का है। इसमें पेंट और ग्रीस की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे कपलर का कुछ पार्ट्स होता है नकल, इस सब में पेंट ग्रीस या सब का तेल का ज़रूरत नहीं है। इसमें भी सेम कंडीशन है, सब जगह पेंट होगा लेकिन इसमें पेंट नहीं होगा। ब्रेक ब्लॉक का थिकनेस न्यू में 58 mm होता है, वो भी याद रखिएगा। और ये पुराना वाला ब्रेक बीम है, बहुत भारी होता था। सिलिकॉन मैग्नेट स्टील से पॉकेट बने लाइनर नए मोटाई 8 mm, कुछ बोगी में जैसे कैसनम NLB 22 HS में 5 mm होते हैं। सभी के लिए हिसाब की सीमा 3 mm है। ठीक है, ये इसके बारे में जो अंग्रेजी में लिखा हुआ है उसी को यहाँ हिंदी लिखा हुआ है। चलिए, इसको कहा था यूनिट टाइप कास्ट स्टील ब्रेक बीम। इस ब्रेक बीम को कहा जाता था, इसका इस्तेमाल 22 WM में किया जाता था। हैंगर के साथ साइड फ्रेम ब्रैकेट के साथ ये अटैच होता था। चलिए, जो फ्रिक्शन वेज ब्लॉक है वो यही है। ठीक है, और इसको बढ़िया से देखिएगा तो ये है। तो फ्रिक्शन वेज ब्लॉक होता है मैग्नीज स्टील का, ये बना हुआ होता है। स्लोप सरफेस, जो ये जो सरफेस हो गया ये स्लोप सरफेस हो गया। इसमें वियर लिमिट 3 mm है। और वर्टिकल सरफेस जो है ये हो गया वर्टिकल सरफेस पीछे वाला, ये देखिए ये वर्टिकल सरफेस हो गया। तो ये वर्टिकल सरफेस है, उसका न्यू साइज 61 mm है और कंडेमनिंग 54 mm है। वियर लिमिट में 7 mm है, इसमें 7 mm। और ये इसका स्पाइगोट है। ठीक है, स्पाइगोट, इसी में कैसनव स्प्रिंग के बीचों बीच ये स्पाइगोट आता है। ये है स्कोट ब्रेक बीम, इतना होता है, बहुत बड़ा। ठीक है, और इसका जो स्टाइल भी है अलग है, इस तरह का ऐसे होगा। वो ब्रेक बीम से ये ब्रेक बीम अलग होगा। इसमें ब्रेक सिलेंडर जो होता है 11 इंच का ब्रेक सिलेंडर होता है। और इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, क्रैंक लीवर है, ब्रेक सिलेंडर है, APD पिन, बेल क्रैंक लीवर, रिमूवेबल ब्रेक हेड, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। अब आए हम लोग स्प्रिंग की तरफ। स्प्रिंग देखिए, ये है आउटर स्प्रिंग, ये है इनर स्प्रिंग, ये इसमें जाएगा तो हो जाएगा इनर स्प्रिंग। और ये सबसे बड़ा हमने बताया था कि सिनर्वर स्प्रिंग होता है सबसे बड़ा। और अरेंजमेंट इस तरह ये है, जो स्प्रिंग, ये प्लैंक है, स्प्रिंग प्लैंक, जो कि कैसनव बोगी के ठीक नीचे ऐसे बिछा हुआ रहता है। इससे पहले जो हमने वीडियो अभी जो बता रहा था, ये जो पेडेस्टल क्राउन रूफ ये सब के बारे में, उसके नीचे ये पिक्चर बना हुआ था, आपने देखा होगा स्प्रिंग प्लैंक। तो इस तरह से स्प्रिंग अरेंजमेंट किया जाता है। ठीक है, और ऊपर से ये साइड फ्रेम आएगा, ऐसे आएगा साइड फ्रेम। ठीक है, और ये इधर से आएगा बॉलिस्टर, और ये स्प्रिंग जो है उसके नीचे रहेगा, यहाँ लगेगा स्पाइगोट। तो हम लोग क्या करना है, स्प्रिंग का जो है डाया याद करना है, स्प्रिंग की मोटाई याद करना है। ठीक है, स्प्रिंग की मोटाई कैसे याद करेंगे, देखिए कॉइल डाया याद करेंगे कैसनव 22। कुछ जो HS बोगी है उसका अलग होता है, और HS को छोड़ के और अन्य बोगियों का अलग होता है। और कैसनव 22 मॉडिफाइड 1 का भी होता है, और कैसनव 22 HS मॉडिफाइड 2 का भी अलग होता है, सबका अलग अलग होता है। तो फिलहाल हम लोग ऑल जो बोगियाँ होती है उसका ये करेंगे। जो आउटर स्प्रिंग होता है उसका कॉइल डाया जनरली होता है HS से मोटा होता है। जो NLB जो जिसमें आ गया, तो NLB के जो कि ब्लैक कलर से कलर किया हुआ होता है स्प्रिंग, वो मोटा होता है और उसका कॉइल डाया होता है 25 mm। इनर स्प्रिंग 16 mm। ठीक है, और स्नबर स्प्रिंग का कॉइल डाया होता है 16 mm। इसका फ्री हाइट होता है 260 mm, और जो इनर स्प्रिंग है इसका फ्री हाइट हो गया 262 mm, और स्नबर जो स्प्रिंग है उसका जो फ्री हाइट हो गया 294 mm। ठीक है, कंडेमनिंग लिमिट जो है अलग अलग है, सब में से 15 खाली माइनस कर देना है। ये सब के लिए वही सेम कंडीशन है। ठीक है, सब में 15 माइनस कर दीजिएगा तो कंडेमनिंग लिमिट होगा। यानी कि ये आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये याद कर लीजिए तो ये ऑटोमेटिक याद होगा। जितना इसका फ्री हाइट है उससे 15 घटाएंगे तो कंडेमनिंग हाइट होगा। ठीक है, ये आपको ट्रिक हो गया, और आपको इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, फ्री हाइट में कुछ वेरिएशंस भी होता है। यदि एक ही ग्रुप का कॉइल स्प्रिंग है तो 3 mm से ज़्यादा का डिफरेंस, यदि मतलब ये समझ लीजिए कि हमने 5 आउटर स्प्रिंग लगाया, किसी बोगी में हमने 5 आउटर स्प्रिंग लगाया, तो 5 आउटर स्प्रिंग में पाँचों का जो स्प्रिंग का डाया में वेरिएशन होता है वो न्यू साइज में और कंडेमनिंग साइज के बीच 15 mm का अंतर है। तो मान लिया कि कोई स्प्रिंग, जैसे इसको हम ले लिया, स्नबर स्प्रिंग 304 है मॉडिफाइड 1 में, और इसका कंडेमनिंग लिमिट है 289। तो 289 कंडेमनिंग लिमिट है तो 280 भी हो सकता है। ठीक है,
तो कहने का मतलब है कि अगर हम कोई भी स्प्रिंग लगा रहे हैं तो 3 mm से ज़्यादा का वेरिएशन उसमें नहीं होना चाहिए, बस इतना ही याद रखिएगा। और नया स्प्रिंग और पुराना स्प्रिंग का कम्बिनेशन कभी नहीं बनाना चाहिए, ये भी यहाँ लिखा हुआ है, 2 नोट 2 दिए गए हैं, ठीक है। अब तो कैसनप बोगी के बहुत सारे पार्ट्स हो गए, अब ये पार्ट्स, एक कैसनप बोगी में ये पार्ट्स भी होता है, ठीक है। ये बॉलिस्टर के ऐसे बॉलिस्टर है, ऐसे बॉलिस्टर रहेगा और ये ऐसे रहेगा, तो ये इस सब का नाम भी याद रखना है। उसके बाद हम लोग क्लियरेंस की तरफ जा सकते हैं। ये मेन पुल रॉड हो गया, ये इक्वलाइजिंग लीवर हो गया, ये ब्रेक बीम हो गया, ठीक है। ये जो रॉड हो गया ये पुश रॉड हो गया, ये इंड पुल रॉड हो गया, और ये ब्रेक बीम हो गया, ये ब्रेक बीम हो गया, ठीक है। अब देखिए जो वैगन में ये बोगियाँ फिट होती है तो उसके साथ और कई कंपोनेंट्स उसके साथ जुड़ जाते हैं, ये सब का पिक्चर बना हुआ है और नीचे इन सब का नाम लिखा हुआ है। पीडीएफ को लेने के बाद एक एक पार्ट्स को आप देखेंगे, समझेंगे, उसका क्लियरेंस ढूंढेंगे, क्लियरेंस याद करेंगे और एग्ज़ाम के लिए तैयारी ऐसे ही करेंगे कैसनप बोगी से। ये और ज़्यादा वाइडली रूप से ये कैसनप बोगी का ये पिक्चर आपको दिखाया गया है, सबके अलग अलग है। इसमें फ्रिक्शन वेज ब्लॉक देखिए ये वाला है, ये जो है मॉडिफाइड 2 है, LWLH 25 टन वाला ये थी है बोगी है, ठीक है। स्प्रिंग प्लैंक है, स्प्रिंग है, साइड फ्रेम है, ठीक है। ये ब्रेक बीम है, सब तरह के इसमें दिए गए हैं, जो भी अभी तक के बताया गया था उसमें सब कुछ दिए गए हैं, ठीक है। इसका दूसरा पिक्चर है और ये BLC वैगन में जो इस्तेमाल किया जाता है बोगी उसके बारे में है, ये भी आप देखें। जो BLC वैगन होता है उसमें LCCF 20C बोगी का इस्तेमाल किया जाता है। और अब आ गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम लोग कर ही लेते हैं। चलिए, वेन वाज कैसनप बोगी यूज फॉर फर्स्ट टाइम इन इंडियन रेलवे, पहली बार 1972 में हुआ था, ठीक है। और कब किस वैगन के साथ हुआ था? BOI वैगन के साथ हुआ था, और दूसरा क्वेश्चन वही है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है 1972 में कैसनप बोगी वाई BOI वैगन एट वाट स्पीड, 110 kmph के साथ स्पीड्स के साथ इसको ट्राई किया गया था। उसके बाद जो है फिर बॉक्स वैगन में 1981 में इसको इस्तेमाल किया गया। उसके बाद जब ये इस्तेमाल किया गया 1981 में, तो बाद में जो स्पीड टेस्ट लिया गया वो 90 kmph का था, ये भी हो गया। फ्री आई टू PU साइड बीरर 2 रिंग्स, हमने बताया था 2 रिंग्स 3 रिंग्स अभी वीडियो में, यही है 2 रिंग्स। 2 रिंग्स अगर लगाएंगे यानी कि NLB वाले जो PU पैड हैं उसका जो हाइट होगा वो होगा 134 + 1.5, यानी 134 से लेके 135.5 तक इसका रहेगा, ठीक है। लेकिन उसका कंडेमनिंग हाइट हो जाएगा 128.5, ठीक है। 3 रिंग्स का न्यू होगा 142.5 और कंडेमनिंग हो 1.6, कंडेमनिंग जो होगा 137 mm होगा। ये टॉलरेंस है ±1.6। चलिए, इन कैसनप 22 NLB बोगी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बी क्या है? बिली शेप्ड बॉलिस्टर, ठीक है। देखते हैं, फिश बेली इसको बोला जाता है, फिश बेली, मछली का जो कमर होता है उस तरह का इसका बॉलिस्टर बनाया गया, मछली का आकार का, ठीक है। एक रोहू या कतला मछली को रख दीजिए ऐसे ऐसे सुला के, ठीक है, ऐसे होता है ना मछली, तो इसी शेप में ये बनाया गया है, तो इसी का मतलब हो गया बेली शेप्ड बॉलिस्टर, इसमें बी का मतलब हो गया। इन कैसनप 22 NL बोगी व्हाट इज़ द एल लो लाइट वेट, हमने आपको वीडियो में बताया लाइट वेट करने का कोशिश किया गया था। अगर पूरे वीडियोस आपने देखा होगा तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही बन जाएंगे, लेकिन इतना आसान क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आएगा जितना आसान, अभी शुरुआत किया जा रहा है इसीलिए आपको आसान दिया जा रहा है। इन कैसनप 22 NLB बोगी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एन का मतलब हो गया नैरो जो, ठीक है। कैसनप बोगी में व्हाट वारंटी पीरियड ऑफ एडाप्टर ऑफ कैसनप बोगी फ्रॉम डेट ऑफ कमीशनिंग, जब हम लगा देंगे बोगी में उस डेट से यदि इसकी वारंटी जोड़ा जाए एडाप्टर की तो 36 मंथ का वारंटी होता है। वारंटी पीरियड ऑफ एडाप्टर इन कैसनप बोगी फ्रॉम डेट ऑफ सप्लाई, जब हम सप्लाई यानी खरीदने के डेट से 48 मंथ तक और लगाने के डेट से 36 मंथ तक। ऐसा नहीं खरीद लिया हमने लगाया नहीं 4 साल तक तो उसका वारंटी पीरियड ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद वारंटी पीरियड ऑफ DV जो डिस्ट्रीब्यूटिव वॉल्व होता है वो डेट ऑफ कमीशनिंग के यानी कि लगाने के बाद से 24 मंथ्स होता है। उसके बाद वारंटी पीरियड ऑफ DV कैसनप बोगी फ्रॉम डेट ऑफ सप्लाई, सप्लाई के डेट से 24 मंथ्स होता है, वो भी 24 मंथ्स ही होता है।
वारंटी पीरियड ऑफ ब्रेक सिलेंडर कैस्नप बोगी फ्रॉम डेट ऑफ कमीशनिंग, जो ब्रेक सिलेंडर जो होता है लगाने के बाद से 24 मंथ्स। वारंटी पीरियड ऑफ ब्रेक सिलेंडर कैस्नप बोगी फ्रॉम डेट ऑफ सप्लाई की तिथि से 36 मंथ। एक्सल लोड ऑफ कैस्नप 22 NLC बोगी, 25 टन एक्सल लोड है इसका NLC का। NLB अलग है और NLC अलग है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। एक्सल लोड ऑफ कैस्नप 22HS मॉडिफाइड 2, जो मॉडिफाइड 2 है कैस्नप 22HS का, उसका 22.32 टन एक्सल लोड होता है। इसके और कई वेरिएंट्स भी हैं लोड और एक्सल लोड, थोड़ा सा प्लस माइनस भी होता है। व्हील बेस ऑफ कैस्नप बोगी 2000 ±5 होता है, आप जानते हैं। उसके बाद मैक्सिमम व्हील डाया ऑफ कैस्नप बोगी, कैस्नप बोगी का अधिकतम पहिया व्यास जो होता है 1000 होता है और कंडेमनिंग होता है 906 mm। ठीक है, ये वेरिएशन पूछ रहा है व्हील में। जब कोच में वेरिएशन, व्हील में वेरिएशन जो होता है डाया में, वो अलग अलग होते हैं। जो कैस्नप बोगी जो है उसमें एक ही एक्सल के 2 चक्के के बीच का जो वेरिएशन है वो 0.5 mm है, और एक बोगी का चक्के का बीच का वेरिएशन पूछेगा व्हील डाया में वो 13 mm है, और पूरे वैगन का 25 mm है। इसमें बोगी का पूछा था इसलिए 13 mm 13 mm लगाएंगे। विच RDSO टेक्निकल पम्पलेट रेफर टू फाइंड इंस्ट्रक्शन ऑफ बॉक्स एंड वैगन फिटेड विद कैस्नप बोगी। ये बॉक्स एंड वैगन फिटेड विद कैस्नप बोगी जरूर दिया है, लेकिन इसका बॉक्सन का ही पूछ रहा है तो उसका होता है G70। यदि बॉक्सन का नहीं पूछता और सिर्फ कैस्नप बोगी का पूछता तो होता G95, जो कि अगले क्वेश्चन में है G95। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉमिनल लेटरल क्लियरेंस बिटवीन साइड फ्रेम बॉलिस्टर एंड कैस्नप 22W, 22WM, 22NL, 22NLB। और ये सब जो है बोगियाँ जो बताए गए हैं उसके साइड फ्रेम बॉलिस्टर और जो उसका लेटरल क्लियरेंस पूछ रहा है। तो हमने अभी आपको बताया था 18 mm होता है। चलिए 26 देखते हैं। नॉमिनल फ्री हाइट ऑफ स्नबर स्प्रिंग, स्नबर स्प्रिंग सबसे लंबा वही होता है, और उसका जो नॉमिनल फ्री हाइट है कैस्नप बोगी में HS को छोड़ के वो 294 mm है। और कंडेमनिंग अगर आपसे पूछा जाता है तो 15 mm उसमें से माइनस कर देना है। 27 mm देखिए, जब बोगी को असेंबल करेंगे तो उस समय आपको ध्यान रखा जाता है चक्के की डाया पर। यदि किसी भी बोगी में, कैस्नप बोगी में यदि व्हील असेंबल कर रहे हैं और व्हील डाया 930 mm से कम है तो उसमें जो पैकिंग इस्तेमाल होगा वो 37 mm का पैकिंग इस्तेमाल होगा। और अगर व्हील का डाया 956 mm से कम है तो उसमें जो पैकिंग इस्तेमाल होगा वो 12 mm का होगा। दोनों बात को याद रखिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा B। 28 स्टैंडर्ड थिकनेस ऑफ UIC कैस्नप बोगी कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक इज यूज्ड कैस्नप। कम जो कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक होते हैं और पिक्चर भी आपको दिखाया गया था, वो 58 mm इसका न्यू थिकनेस होता है। ठीक है, और L टाइप है तो 10 mm इसमें से कम कर दीजिएगा, 48 mm इसका तक चलेगा। यानी कि जो इसका कंडेमनिंग साइज होता है 10 mm तक होता है। 40 mm घिस गया तो कोई बात नहीं। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नॉमिनल थिकनेस ऑफ इलास्टोमेरिक पैड ऑफ कैस्नप बोगी। कैस्नप बोगी के जो इलास्टोमेरिक पैड है जिसका पिक्चर भी हमने आपको दिखाया था, न्यू थिकनेस 46 mm होता है और कंडेमनिंग होता है 42 mm। चलिए 30 क्वेश्चन हो गए हैं अभी। इस जो ये कैस्नप बोगी है, इस कम से कम 150 से ज़्यादा क्वेश्चन इसको बनाए जाएंगे, और जो भी यहाँ से जुड़े हुए हैं उनको ये दिया जाएगा। जो नए हैं, हमसे नहीं जुड़े हैं, जुड़ने के लिए हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है उसको आप ले लेंगे, सेव कर लेंगे, 8121390916 ये व्हाट्सअप नंबर है। जुड़ने के लिए आपको, ये फ्री क्लास बिल्कुल नहीं है, आपको इसके लिए पेमेंट करना होता है। जो नए जुड़ेंगे तो उनको 3000 पेड करना है। 3000 पेड करने के लिए आपको इसी फ़ोन नंबर, जो नंबर दिया गया है, यही फ़ोनपे और गूगल पे का नंबर होता है। 3000 पेड करने में आपको टोटल मटेरियल, जहाँ से टॉपिक, आपके जितने भी टॉपिक्स हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, सारे टॉपिक के PDF दोनों लैंग्वेज में आपको दिया जाएगा। रिकॉर्डेड क्लास दिया जाएगा, अलग से व्हाट्सअप नंबर कुछ प्रॉब्लम होता है सोल्यूशन के लिए दिया जाएगा। टेस्ट सीरीज भी दिया जाएगा, लेकिन टेस्ट सीरीज़ का अलग से फ़ी लगता है 150 रुपये महीना। और 10 सेट प्रीवियस पेपर आपको लेटेस्ट जो यहाँ कंडक्ट की जाती है टेस्ट, उसका 10 सेट प्रीवियस पेपर उसी 3000 में आपको दिए जाएंगे। तो जुड़ना अगर चाहते हैं तो इस नंबर को सेव कर लीजिएगा और मैसेज कीजिएगा। फिर अगले वीडियो में किसी न किसी वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।